हेलो। हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गर्मी बहुत पीक पे चलने लग गई है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। तो गर्मी में जो हीट वेव्स हैं उनसे खुद को बचा के रखें, घर के अंदर ही रहें और शांति से पढ़ाई करें। वैसे भी गर्मी गर्मी में बाहर आना जाना बहुत बोरिंग होता है। ठीक है। गर्मी में दोपहर बहुत बड़ी लगती है, तो आप दिन में अगर आप सोएंगे तो आपको ज्यादा आलस आएगा। दिन में आप दोपहर में पढ़ाई कर सकते हो कि बहुत लंबा टाइम दिन में पढ़ने के लिए बच्चों को मिल जाता है। ठीक है जी। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो। रेशियो में हमारा आखिरी टाइप चल रहा है सिक्कों की संख्या वाले सवाल, नंबर ऑफ कॉइन्स वाले क्वेश्चन। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस आपके सामने। कल ही ये टाइप मैंने शुरू कर दिया था, जिसपे सवाल नंबर है 16 आपके सामने जवाब देंगे। बताओ जी। सवाल दरोगा के पेपर का है। दरोगा जी बड़े खतरनाक होते हैं। सबसे पावरफुल इंडिया में कोई है तो दरोगा है, थाने के हमारे, खासकर यूपी के। करो। बोला एक बॉक्स में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के का मूल्य 1560 है। सभी सिक्कों की संख्या समान है। सभी डिनोमिनेशंस के सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। बक्से में 10 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल इजी लग रहा है। एक बैग में 1 रुपया के, 2 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं और सभी सिक्कों की संख्या समान है। यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के सिक्कों की जो संख्या का रेशियो है वो समान है। समान का मतलब इक्वल, 1:1:1 रेशियो है। तो आप मुझे बताओ, सिक्कों की जो वैल्यू बनेगी उस वैल्यू का रेशियो क्या आएगा? वैल्यू का रेशियो क्या आएगा भाई? 1 रुपए का एक सिक्का है तो एक वैल्यू हो जाएगी। 2 रुपए का एक सिक्का है, 2 रुपए का एक सिक्का है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी जाएगी? 2 एकम 2। 10 रुपए का एक ही सिक्का है तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 10 रुपए। तो टोटल वैल्यू बनेगी 10, तो 12 एक 13। अब 13 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 13 की वैल्यू सवाल में 1560 रुपए के बराबर दी है। तो बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 120 गुना, 120 टाइम्स। तो पूछा है 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। 10 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 120 आ गई है। 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए तीनों की संख्या सेम है, 120, 120, 120। इजी सवाल। आगे चलेंगे। ये बताएं सवाल नंबर 17 आपके सामने। गुड क्वालिटी क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और ये ऐसा सवाल है अकेला जो उल्टा पूछा गया है। ठीक है, बताओ सवाल नंबर 17। ये ऐसा सवाल है जो आपसे रिवर्स उल्टा पूछा गया है। जवाब दें बेटे, इस सवाल का क्या आंसर होगा? बनाएं। अच्छा सानू श्रीवास्तव। ये उल्टा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी सवाल करे उनमें सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया था। यहां सिक्कों की वैल्यू का रेशियो दिया है। ठीक है। बोला है 615 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। हमारे पास 615 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 615। और उनमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। और सिक्कों के वैल्यू जो है, सिक्कों की वैल्यू क्रम से 3, 5, 7 के अनुपात में है। ये सब कीवर्ड्स हैं, पढ़ा करो इनको गौर से। तो भाई हमारे पास 1 रुपए 50 पैसे का मतलब आधा रुपया 98 हो गया। 25 पैसे कितना होता है? 1/4 रुपए 54 हो गया। इनके सिक्के हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। कितने सिक्के हमारे पास हैं? टोटल 615 सिक्के हमारे पास हैं। उन सिक्कों की जो वैल्यू है, उन सिक्कों का जो कीमत है, वो किस रेशियो में? उन सिक्कों की कीमत 3, 5, 7 के अनुपात में है। सिक्कों की जो वैल्यू है वो 3, 5, 7 के अनुपात में है। सिक्कों की वैल्यू
तो आप मुझे बताओ सिक्कों की जो संख्या है वो आपसे पूछिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कि मुझे सवाल में निकालना क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालना है। या मुझे वैल्यू का रेशियो दिया है, सिक्कों की वैल्यू का रेशियो, सिक्कों की जो कीमत बन रही है उसका अनुपात दिया है। मुझे सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा आप बताओ। 1 रुपए के सिक्कों की वैल्यू 3 है, तो कितने सिक्के होंगे, 3 ही होंगे। बेसिकली भाग देना पड़ेगा। अगर 1/2 रुपए के सिक्कों की कीमत 5 है, 1/2 रुपए के सिक्कों की कीमत 5 है, तो कितने सिक्के होंगे, भाग देंगे बेटा 10। अगर हमारे पास अठन्नी के 10 सिक्के होंगे तभी उनकी कीमत 5 बनेगी। वैल्यू को भाग देना होता है बेटा सिक्कों की, ईच सिक्के की वैल्यू से। हमारे पास चवन्नी के सिक्कों की कीमत 7 है, हमारे पास चवन्नी के सिक्कों की कीमत 7 है, तो चवन्नी कितनी होंगी, 7 को 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 28 चवन्नी होंगी। नहीं समझे, मैं बता देता हूं। सपोज आपके पास 5-5 रुपए के सिक्के हैं, 5-5 रुपए के सिक्के, 5-5 रुपए के सिक्के हैं। उन सिक्कों की जो टोटल वैल्यू है वो 140 है, सिक्कों की जो टोटल वैल्यू 140 है। तो बताओ सिक्के हैं कितने, तो आप कैसे पता लगाओगे। 5-5 रुपए के सपोज आपके पास सिक्के हैं, उन सिक्कों की कुल कीमत 140 रुपए है, बताओ कितने सिक्के होंगे, तो भाग नहीं दोगे। 140 रुपए को 5 रुपए से भाग देंगे, आपके पास 28 सिक्के होंगे। यही है, यहां भी हमने वही किया कि अगर हमारे पास चवन्नी के सिक्कों की वैल्यू 7 है, हमारे पास चवन्नी 25 पैसे के सिक्कों की वैल्यू 7 रुपए के बराबर है, तो कितने सिक्के होंगे, 7 को भाग दिया 1/4 से, 28 आ गया। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आएगा डिवाइड करके। ये लॉजिक इस सवाल में, उल्टा लॉजिक आपको सोचना है बेटा। तो इस हिसाब से टोटल कॉइन्स कितने हो गए, इस हिसाब से टोटल कॉइन हो गए 28, 10 38 और 3 41, टोटल कॉइन्स हो गए 41। जोड़ा 3 10 13 और 28 41, जबकि टोटल कॉइन्स है कितना, 615 कॉइन्स। टोटल सिक्के हैं कितना, 615। तो आप मुझे बताओ कितने के बराबर है, तो 41 एकम 41 बच गया 20, 41 पंजे 205, 15 गुना, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 यूनिट, 10 की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 10 की वैल्यू भी 15 गुना लेंगे 150। तो 150 सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 150। अच्छा सवाल है ये, उल्टा इसमें आपको सोचना था। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बेटे यहां पर 18 बनाए जी। कोई क्वेश्चन बीच में छूटा तो नहीं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर है आपके सामने 18, और सबसे अच्छा सवाल भी मैं इस सवाल को कहूंगा सबसे अच्छा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बिल्कुल हटके सवाल है, बिल्कुल हटके, ठीक है। और ये सवाल एमटीएस 2020 के पेपर का है। अगर एमटीएस के पेपर में नंबर ऑफ कॉइन्स का सबसे अच्छा सवाल आया है, ठीक है। आप मान सकते हैं कि यह सवाल एक हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ इशारा करता है, और ऐसे सवाल 150 कॉइन बनेंगे। $150 कॉइन्स भावेश। सर फिर क्वेश्चन नंबर 16 में 2 रुपए कॉइन 1 रेशियो तो 1/2 क्यों नहीं लिखा, क्या। अरे घोंचू यहां थे, यहां सिक्कों की संख्या दी है, सिक्कों की वैल्यू निकाली है मल्टीप्लाई करके, है ना, इनकी मल्टीप्लाई करके। यहां उल्टा है, यहां वैल्यू दी है, सिक्कों की संख्या का रेशियो निकाला है। सवाल नहीं पढ़ते, रट रहे हो क्या उमंग जी, सवालों को रटना नहीं है, समझना है, ये करेंगे। एमटीएस 2020 का सवाल है, ठीक है, देखते हैं कौन बालक इसको कर पाएगा। एक आदमी के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं।
सवाल पढ़ो, पहले पहले पूरी ताकत से सवाल पढ़ो। एक आदमी के पास 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं। यदि 10 रुपए कॉमा 10 रुपए और 5 रुपए कॉमा 5 रुपए और 1 रुपए और 1 रुपए और 10 रुपए के उत्पादों का अनुपात, उत्पाद या प्रोडक्ट का बोल सकते हैं, उत्पाद या हिंदी में क्या बोलेंगे लोग, प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 3, 4, 6 है, तो उसके पास 1000 रुपए से कम की अधिकतम राशि क्या हो सकती है। देखिए, एक आदमी के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं, और मुझे यही पता लगाना है कि 10 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या है, मुझे ये पता लगाना है। सवाल में क्या दिया है, दो दो के प्रोडक्ट का रेशियो दिया। मैंने मान लिया कि एक आदमी के पास 10 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 5 रुपए के वाई सिक्के हैं और 1 रुपए के जेड सिक्के हैं, ये मैंने मान लिया। तो सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की गुणा। 10 रुपए और 5 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के एक्स सिक्के, 5 रुपए के वाई सिक्के, यानी कि एक्स वाई। फिर 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या गुणा 5 रुपए के वाई सिक्के, जेड 1 रुपए के जेड सिक्के, तो वाई जेड। और आखिर में 1 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या की गुणा 1 रुपए के जेड सिक्के हैं, 10 रुपए के एक्स सिक्के हैं, यानी कि जेड एक्स। यानी कि अल्टीमेटली सवाल में जो आपको दिया है ना, जो आपको सवाल में दिया, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट का रेशियो दिया है 10 रुपए 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की गुणा 5 रुपए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की गुणा 1 रुपए और 10 रुपए की संख्या की गुणा। उत्पाद का मतलब होता है गुणनफल, ये गुणनफल, गुणनफल लिख लेंगे मेरे दोस्तों। इफ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ये, यानी कि सवाल के अनुसार एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का रेशियो दिया गया है। सवाल में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का रेशियो दिया गया है 3, 4, 6। तो भाई ये तो प्रोडक्ट का रेशियो, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 10 रुपए 5 रुपए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो। एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे निकालनी है ना। मैंने मान लिया कि 10 रुपए के एक्स सिक्के हैं, 5 रुपए के वाई सिक्के हैं और जेड रुपए 1 रुपए के जेड सिक्के हैं, ये मैंने मान लिया है। ठीक है, माना। तो आप बताओ कैसे सॉल्व करें। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मुझे दिया है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो कैसे निकालूं मैं। देखो, तरीके सवाल को करने के बहुत सारे हैं, बेस्ट बताता हूं। अगर मैं केवल पहले दो रेशियो लेता हूं, केवल पहले दो रेशियो, इसको भूल जाओ, पहले दो रेशियो लेता हूं, वाई से वाई कट गया, एक्स वाई और वाई जेड में वाई से वाई कट गया, ये एक्स जेड का रेशियो 3, 4, ये एक्स जेड का रेशियो 3, 4 है, बोलो एक्स जेड का रेशियो 3, 4 है, बोलो हाँ कि ना, एक्स जेड का रेशियो 3, 4 है, इसको भूल जाओ। यहां देखो वाई से वाई कट गया, इनका रेशियो जब मैं लूंगा, एक्स जेड का रेशियो है पहले दो रेशियो, एक्स जेड का रेशियो 3, 4, आप बोलोगे हाँ जी सर। ऐसे ही अगर मैं बाद के दो रेशियो लेता हूं, बाद के दो रेशियो ले लो या पहला आखिरी ले लो, इच्छा आपकी है। अगर मैं बाद के जो दो रेशियो लेता हूं, क्या होगा, जेड से जेड कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, वाई एक्स का रेशियो 4, 6, वाई एक्स का रेशियो 4, 6, वाई और एक्स का रेशियो 4, 6, 4, 6 मतलब 2, 3, वाई एक्स का रेशियो कितना आ गया 4, 6, 4, 6 मतलब 2:3, 2:3 यानी कि 2 आ गया, 2:3, 4, 6 2:3 ही आ गया बेटा, ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। तो यानी कि अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आपको दो दो पे ध्यान देना है। पहले दो रेशियो पे ध्यान दोगे, पहले दो रेशियो पे ध्यान दो, वाई से वाई कट गया, एक्स जेड का रेशियो आ गया 3, 4। बाद के दो रेशियो पे ध्यान दो, बाद के दो रेशियो वाई जेड, बाद के दो रेशियो हैं वाई जेड और जेड एक्स। तो यहां पे रेशियो जब लिया जाएगा, जेड से जेड कट जाएगा, वाई एक्स का रेशियो 4, 6, वाई एक्स का रेशियो 4, 6 मतलब 2, 3, ये आ गया बेटा। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आपने बेहतरीन ट्रिक बताई, ये सवाल रेशियो में भी बन सकता है, ये सवाल रेशियो में भी बन सकता है। सभी को क्लियर हुई ये बात, क्या सभी बच्चों को बात क्लियर हुई। ठीक है, सभी को बात क्लियर हुई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ओके, भावेश करें सर हमने तो कौन की वैल्यू ली है, कहां वैल्यू ली है, अरे घोंचू
इस सवाल में सिक्कों की संख्या समान बोली है, सिक्कों की संख्या 1:1:1 बोली है। हर एक का एक एक टाइप का सिक्का है, तो जो नंबर ऑफ कॉइन्स की इसमें जब गुणा करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी, सेम ही आएगी। और वो ठीक है, समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वाले छोड़ दीजिए इस सवाल को। वैसे भी इसको हर बच्चा नहीं कर पाएगा। सर प्लीज रिपीट, देखो रिपीट कर रहा हूं, आपको दो दो पे रेशियो, दो दो पे ध्यान देना है। 4 6 को 2 से काट लेंगे ना, 2:3। गणेश कुमार जी यार तुम ध्यान क्यों नहीं देते हो मेरी बातों पे। सवाल में क्या दिया है, सवाल में आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का रेशियो दिया है, दो दो के प्रोडक्ट का अनुपात दिया है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अगर मैं पहले दो रेशियो पे ध्यान देता हूं तो y से y कट जाएगा, एक्स जेड का रेशियो आ गया 3 4, एक्स जेड का रेशियो 3 4 आ गया। अगर मैं बाद के दो रेशियो पे ध्यान देता हूं तो जेड से जेड कट जाएगा, वाई एक्स का रेशियो आ गया 4 6, वाई एक्स का रेशियो 4 6, वाई का मान 4 है तो एक्स का मान 6, वाई की जगह 4 लिखना है, एक्स की जगह 6 लिखना है, 4 6। बेटा 4 6 2 से नहीं कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4। यानी कि अगर x का मान 3 है, x का मान 3 है तो y का मान 2 आ गया। ऐसे आया ये। थोड़ा तो दिमाग लगाया करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। डाउट भी आप कैसे लाते हो, 4 6 को 2 से कैसे काट दिया, ऐसे डाउट लेने का हक थोड़ना पढ़े लिखे आदमी हो, कोई भट्टे पे काम थोड़ना कर रहे हो तुम। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास 10 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं, उन सिक्कों की संख्या का रेशियो 3 2 4 है। तो आप मुझे बताओ उन सिक्कों की वैल्यू का क्या होगा, रेशियो वैल्यू का। जल्दी से जवाब दीजिएगा वैल्यू का। 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू बनेगी 30। अगर 10 रुपए के 3 सिक्के हैं तो उनकी कीमत, 10 रुपए के 3 नोट, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, कितनी कीमत हो जाएगी 30। 5 रुपए के 2 सिक्के, क्या कीमत बनेगी, 5 दूनी 10। 1 रुपए के 4 सिक्के, क्या कीमत बनेगी, 4 एकम 4। तो सिक्कों की टोटल वैल्यू क्या बनेगी, 30 10 40, 4 44। तो सिक्कों की जो टोटल वैल्यू वो 44 बनेगी। यानी कि सिक्कों की जो टोटल वैल्यू है वो 44 है, रेशियो में आया है। आपसे पूछा क्या, आपसे यहां भी क्रिएटिव चीज है, मतलब उसके पास 1000 रुपए से कम की मैक्सिमम राशि क्या हो सकती है। देखो उसके पास टोटल अमाउंट जो भी होगा, उसके पास टोटल अमाउंट जो भी होगा वो 44 का मल्टीपल होगा। टोटल अमाउंट, पहले फॉर्मूले याद करेंगे साहिल गुप्ता, 10 10 बार पढ़ें आप, 10 बार। उसके पास टोटल अमाउंट जो भी होगा वो 44 का मल्टीपल होगा। तो 44 का मल्टीपल 1000 से जस्ट छोटा देखना है आपको। वैसे 44 से ना ये ऑप्शन कटता है, 44 मतलब 4 से कटे, 11 से कटे ना, 44 से ये कटता। 11 से 44 नंबर 4 से भी कटना चाहिए, 11 से ना, 11 से ये नंबर कटता, तो ये आंसर हो सकता है ए। 44 से कटने वाला इन चारों में से एक ही आंसर है ए, और यही हो जाएगा। बताओ 44 में किस नंबर से गुणा करें कि मैक्सिमम भी रहे और 1000 से छोटा भी रहे। 1000 से जस्ट छोटा मल्टीपल देखना है 44 का। वैसे 44 का 20 गुना 880 है, 44 का 23 गुना अगर मैं करूंगा तो 920 और 92, 1000 से ऊपर चला जाएगा। तो 44 का 22 गुना आएगा। 44 का 22 गुना 880 और 88 यानी कि 968 रुपए, 968 रुपए, ये आंसर है, ये ऑप्शन। तो 11 का मल्टीपल ऑप्शन से चेक कर लेंगे, आसान है, अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है ना। अब इसकी तरह तो है नहीं कि मुंह उठा के आ गया है, ये तो सड़ा हुआ सवाल है दरोगा का। आगे चलते हैं। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। मैंने लगभग हर सवाल आपको करा दिया, इजी भी करा दिया, मुश्किल भी करा दिया, सब कुछ करवा दिया। 44 का मल्टीपल क्या 945 है, नहीं है। 945, 44 का मतलब 4 से कटे, 11 से कटे, 945 4 से कटता ही नहीं है भवेश। 18 में सिर्फ मिनिमम अमाउंट पूछता तो मिनिमम अमाउंट 44 आता, उमंग जी मिनिमम 44 आता।
सुस्मिता जी होगा ही होगा, रेशियो डिवाइड होगा ही होगा। ओके, आगे चलते हैं। इसी के साथ रेशियो के फिक्स टाइप के सवाल खत्म हो गए। रेशियो के फिक्स टाइप के सवाल खत्म हो गए हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपको, ध्यान सुनिएगा बच्चे, मैंने आपको रेशियो के बिना लैंग्वेज वाले की दो रेशियो को, दो या दो से ज्यादा रेशियो को कैसे कंबाइन करते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, है ना, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पैसे बांटने वाले सवाल, आय खर्चा बचत वाले सवाल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है जी, और हमने आपको सिक्के वाले सवाल, रिवर्स मेथड वाला क्वेश्चन, लड़के लड़कियों की संख्या वाला सवाल मैंने आपको सारे करा दिए। और इसी के साथ रेशियो के फिक्स टाइप के क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने देखा भी है कि आपसे इससे कहीं ज्यादा फीस लेके इसका आधा भी नहीं पढ़ाया जाता जो मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया है। इसके बाद जो सवाल हैं वो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। इसके बाद के जो क्वेश्चन है अब वो मिसलिनियस सवाल है बेटा। क्या है? मिसलिनियस सवाल। नंबर 18 से आगे जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं शीट में, सारे ही प्रीवियसर सवाल हैं। इन सवालों में एक भी नया क्वेश्चन नहीं है और ये सारे के सारे मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। मिसलेनियस यानी कि इनका कोई सिर पैर नहीं है और ये सवाल आपको करने हैं। ठीक है, जो बच्चे ये सवाल जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के ही प्रीवियसर के पूछे हुए सवाल हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते वो इनको स्किप कर सकते हैं, उनके काम भर की चीज हो गई। जो बच्चे काम भर का पढ़ना चाहते हैं उनका काम हो गया। जो बच्चे पूरा पढ़ना चाहते हैं वही इन आगे के सवालों को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए ओके, शुरू करते हैं। मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन है जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करता है। सवाल नंबर 19 लेंगे, बताएं। सवाल में बोला है 23 टेबल की कीमत 52,840 रुपए है। 23 टेबल की कीमत 52,840 रुपए है। 1690880 रुपए में ऐसी कितनी टेबल खरीदी जा सकती हैं? ये सवाल है। सवाल है एमटीएस 2023 का, 22 का, सॉरी। अब बताओ, 23 टेबल की कीमत 52,840 रुपए है। आपसे टेबल्स की संख्या पूछिए। देखो, यानी कि सवाल में दिया हुआ है कि 52,840 रुपए में, 52,840 रुपए में आपको 23 टेबल मिलती हैं। 23 टेबल्स खरीदी जा सकती हैं। 52,840 रुपए खर्च करके कितनी टेबल मिलेंगी? 23 टेबल, 23 टेबल। तो 1 रुपए में कितनी टेबल मिलेंगी? 1 रुपए में, 1 रुपए में कितनी टेबल आएंगी? बटे 52,840। 1 रुपए में इतनी टेबल खरीदी जा सकती हैं, 1 रुपए में भाग दे देंगे। यूनिटरी मेथड है बेटा बेसिकली। तो पूछा है 1690880, 1690880 इतने रुपए में कितनी टेबल खरीदी जाएंगी? तो 169 से मल्टीप्लाई करनी है, 1690880। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? इतनी टेबल्स खरीदी जा सकती हैं। मुझे ये हिस्सा कैलकुलेट करना है, मुझे ये पार्ट कैलकुलेशन करना है। देखो, जो अगर मैं इस चीज को कैलकुलेशन करने लगा तो हो लिया मेरा कल्याण और मेरी लग गई नौकरी। पहली बात, 1 0 से 0 कट जाएगा। अब कहीं 5 तो है नहीं ना, 5 है। जब 5 है ही नहीं तो 0 आएगा नहीं, तो आंसर के एंड में 0 आने का कोई मतलब है नहीं। 0 पैदा होने के लिए 5 और 2 की जरूरत होती है। जब 5 और 2 आपस में रगड़ खाते हैं तब एक 0 पैदा होती है। जब यहां 5 ही नहीं है तो 0 ही पैदा नहीं होगी। तो ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर इन दोनों में से एक ऑप्शन है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन है यही मुझे देखना है। अब मैं यहां पे देखूंगा इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। भाई यहां यूनिट डिजिट 8 है या यूनिट डिजिट 6 है, तो मैं केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करूंगा।
ठीक है, अब देखो ऊपर क्या है, ऊपर इकाई अंक क्या है, 3 अट्ठे 24, 3 की जब 8 में गुणा होगी, जब ऊपर 3 की 8 में गुणा होगी तो 3 अट्ठे 24, यानी कि ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक 4 है। नीचे क्या है, नीचे एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक 4 है, नीचे भी ऐसी संख्या है जिसके इकाई अंक 4 है। अब 4 को अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो या तो एक बारी में जाएगा, बताओ, 4 को 4 से भाग दूं या तो एक आ सकता है क्योंकि 4 एकम 4, या 4 को 4 से भारी में 4 को 4 बारी में भाग देंगे तो कितनी बार, या 6 आ सकता है कि 4 छिक 24 में भी 4 होता है, 4 छिक 24 में भी इकाई अंक 4 हो सकता है। तो या तो 4 को 4 से भाग देंगे एक आएगा, 4 एकम 4, या फिर 4 छिक 24 पहाड़ा चला जाएगा, 4 छिक 24 6 आएगा, एक तो है नहीं, यानी कि एंड में 6 ही आ सकता है, यही आंसर है 736। ठीक है, ये जबरदस्त तरीका है कैलकुलेशन करने का। ओके, प्रशांत सिन्हा कह रहे हैं सर आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हैं जबकि इंजीनियर तो चिल लाइफ जीते हैं। अरे तुमने चिल्ल छोड़ी कहां है, चमगादड़ सी शक्लोगे, तुमने चिल छोड़ी कहां। चिल तो बहुत है पर मुझे मजा आता है तुमको तुम्हारी खाल खींचने में। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, जिस लेवल की तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारे साथ रह रह के बताओ कौन आदमी चिल रह सकता है। काटना नहीं है, काटना कुटना नहीं है, 23 से कट रहा है। हाँ, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं आप, यहां पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम से भी जल्दी मैंने आपको बताया ना। देखो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि भाई जब ए बटे बी को जब ए को हम भाग देते हैं बी से तो सपोज सी आता है, तो नियम ये कहता है कि ए बराबर जो होगा वो होगा बी गुणा सी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई बी गुणा सी, ये नियम है। यहां पर भी मैं ऐसा ही चीज इस्तेमाल करता हूं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है अगर आप करने लगो। डिजिटल सम भी लगा सकते हो, ठीक है आपकी बात, लेकिन यूनिट ज्यादा आसान है। ऊपर देखो, ऊपर एक ऐसी संख्या आएगी जिसके इकाई अंक 3 अट्ठे 24 4 होगा। नीचे क्या है, नीचे भी एक ऐसी संख्या जिसके इकाई अंक 4 है। अब 4 को 4 से भाग दें, या तो एक बारी में जाएगा या तो एंड में एक आएगा कि 4 एकम 4 होता है, या फिर मेरे दोस्तों 6 आएगा कि 4 छिक 24 में एंड में 4 आता है। तो एक तो है नहीं, बचा 6, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन सवाल है DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3 2024 का। ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मुकेश मीना जी कह रहे हैं 23 का मल्टीपल, हाँ 23 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, पर हो सकता है 23 से नीचे वाली संख्या कट गई हो, तो ऐसे मल्टीपल ना चेक किया करो, ठीक है। चलो, सवाल बहुत बेहतरीन है, बोला है एक आदमी अपनी इनकम का 1/4 भाग खाने पे खर्च करता है, अपनी इनकम का 1/6 भाग घर के किराए पे खर्च करता है, और अपनी इनकम का 2/5 भाग कपड़ों पे खर्च करता है। ये परसेंटेज में भी लिख सकता था कि एक आदमी अपनी इनकम का 25% भोजन पे खर्च करता है, अपनी इनकम का 16:2/3%, 1/6, 16 सही 2/3% घर के किराए पे खर्च करता है, अपनी कमाई का 2/5 भाग कपड़ों पे खर्च करता है। सवाल में बोला गया है यदि यदि उसके पास अब भी 990 रुपए बचे हैं तो उसकी इनकम क्या है। तो बेटा यहां आपसे पूछा है आदमी की इनकम, तो बचपन में कैसे करते थे ऐसे सवालों को, एक्स मान के कि माना आदमी की इनकम एक्स है। अब एक्स के साथ साथ एक्स वाला तरीका भी चला गया, फिर आया 100 मान के करोगे, 100 से भी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। फिर हमने बताया भैया देसी जुगाड़
कि भैया यहां समस्या यह है कि हमें बटे 4 करना है, बटे 6 करना है, बटे 5 करना है। यहां कोई रिमेनिंग शब्द तो है नहीं कि रिमेनिंग शब्द आ रहा हो। तो हम 4, 6, 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 4, 6 और 5 तीनों से कटने वाला नंबर 60। 4, 6, 5 तीनों से कटने वाला नंबर आ गया जी 60। तो मैंने मान लिया कि आदमी की इनकम 60 है। मैंने मान लिया कि माना एक आदमी की जो इनकम है वो 60 है, 60। एक आदमी की इनकम 60 है। सवाल में बोला गया कि उसने 1/4 खर्च किया भोजन पे। तो 60 का 1/4 हो गया 15। 15 उसने खर्च किया फूड पे। इनकम का 1/6। 60 का 1/6 10। 10 खर्च किया किराए पे। फिर 60 का 2/5 कपड़ों पे। 60 का 2/5 कितना होता है बेटा? 5 से 60 12 बार जाएगा 24। 60 का 2/5 24 खर्च किया कपड़ों पे। तो बताओ उसने टोटल कितना खर्च किया? 15, 24, 39 और 10 49। 49 खर्च किया उसने। 60 में से 49 खर्च कर दिया। अगर 60 में से 49 खर्च किया तो उसके पास बचा कितना मेरे दोस्तों? 11 यूनिट बचा। 11 यूनिट बचा उसके पास 11। 60 में से 15, 10, 25 और 24 49 खर्च कर दिया तो 11 बचा। क्लियर है? जबकि सवाल कह रहा है कि उसके पास अभी भी 990 रुपए बचे। तो 11 की वैल्यू 990 रुपए है। कितने गुना? 90 टाइम्स। पूरा 11 से 90 बार चला गया। तो पूछे आदमी की इनकम बताओ। आदमी की इनकम है 60 यूनिट, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट की वैल्यू भी 90 टाइम्स होगी, यानी कि 5400 गुना। 5400 गुना 60 की वैल्यू 90 से गुणा करेंगे 6 निम्मा 54, 5400 रुपए। ये उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखो ये सवाल x मान के भी हो जाता, ये सवाल 100 मान के भी हो जाता, लेकिन वहां कैलकुलेशन ज्यादा होती। हमने एलसीएम मान के ही क्यों किया? इससे कि सवाल की कैलकुलेशन कम से कम रहे। हमें बहुत सारी चीजें सवाल में ऐसी करनी पड़ती हैं जिनका मकसद केवल सवाल को जल्दी सॉल्व करना होता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ये बटे 4, बटे 6, बटे 5 इनका एलसीएम मान लिया करो, बाकी चीजें आके आसान हो जाएंगी। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। DSSB की बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं इस बैच से। ओके आगे चलेंगे। सवाल नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। अनुश्री हरिद्वाल, ये पता कैसे चलेगा कि रेशियो का परसेंटेज के? पता करना क्यों है आपको? 4, 5, 6 का एलसीएम। चार, 5, 6 तीनों से कटने वाले अभिषेक मंडल सबसे छोटी संख्या 60 है। ये देखो, श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन चूड़ी खरीदी। 1 दर्जन का मतलब होता है 12। श्रीमती गिरी ने भैया मार्केट गई सोमवार मार्केट और 1 दर्जन 12 चूड़ी लाई हरे कलर की। एक दिन वह सीढ़ियों से फिसल के गिर गई। सीढ़ी पे बैठी थी मुंह फुला के, गिर के फटाक दिसी। ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाली ना टूटने वाली चूड़ियों का नहीं हो सकता। भाई नीचे गिरी, मुंह तो फूटना ही था, मुंह के साथ साथ बाकी चूड़ी फूट गई। तो आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा एक रेशियो टूटने वाली और ना टूटने वाली चूड़ियों का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं पूछा, ये नहीं कहा गया कि रेशियो क्या है, नहीं हो सकता। तो 12 चूड़ी खरीदी, टूटने जिसमें से गिरी वो तो कुछ टूट गई कुछ ना टूटी, तो क्या नहीं हो सकता रेशियो? देखो 12 को ऐसा जो टूटी जो है चूड़ी टूटी होंगी और जो नहीं टूटी होंगी वो इंटीजर में होंगी। आप ऐसे थोड़ा ना कहोगे कि इस लेडीज की 5.5 चूड़ी टूट गई। भाई चूड़ी या तो 5 टूटेंगी या 6 टूटेंगी, 5.5 तो टूटेंगी नहीं। यानी कि इंटीजर बनना चाहिए। 12 को 1:2 में आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 1 और 2 3, 3 की वैल्यू 12। 12 को 1:3 में भी बांट सकते हैं। 12 को 1:5 में बांट सकते हो कि 1 5 का सम 6 है। लेकिन अगर 12 को 2:3 में बांटोगे, 2
3 में बांटोगे तो 2 और 3 5 की वैल्यू 12, ये दशमलव में चला जाएगा। अब चूड़ी दशमलव में तो टूटेंगी नहीं, इसलिए ये वाला आंसर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन टूटने वाली और ना टूटने वाली चूड़ियों का अनुपात नहीं बन सकता। ठीक है, बाकी सब रेशियो में चूड़ी इंटीजर में आएंगी। तो इजी सवाल था मेरे प्यारे भाई, ये सवाल में इसमें कोई परेशानी थी नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 22, बताओ। ये सवाल नंबर 22 है, अभी वेस्ट बंगाल में कोलकाता में एक पेपर हुआ था फूड इंस्पेक्टर का, और जैसी हुआ वैसी लीक होगा। तो वेस्ट बंगाल फूड इंस्पेक्टर के पेपर में सवाल आया था, ये 2024 में, एकदम कुछ ही दिन पहले हुआ था। ठीक है, वैसे बंगाल की हालत खराब चल रही है आजकल हर क्षेत्र में। वाह नीरज वाह, लेकिन उसमें सवाल तो एक भी नहीं करवाया नीरज जी, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं, केवल थ्योरी। एक शिक्षक अपने 4 स्टूडेंट के बीच ज्योमेट्री पढ़ने, और नीरज ज्योमेट्री पूरा पढ़ने में बहुत फर्क है। ज्योमेट्री पढ़ी तो 15 क्लास में भी जा सकती है, लेकिन पूरा पढ़ने के लिए 50 क्लास ही लगती है। पूरा पढ़ने के लिए अगर आपको सवालों के साथ पढ़ना है, हाँ थ्योरी थ्योरी पढ़नी है तो 15-20 क्लास में हो जाता है। चलो, क्या आंसर है सवाल का? सुमित गौड। चार बजे जी बोला है, एक शिक्षक अपने 4 छात्रों के बीच 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/4 के अनुपात में कुछ मिठाइयां बांटता है। एक रेशियो 4 छात्रों के बीच इस अनुपात में मिठाइयां बांटता है। शिक्षक के पास मिठाइयों की मिनिमम संख्या, ये बोला है शिक्षक के पास मिनिमम कितनी मिठाइयां होनी चाहिए ताकि किसी भी मिठाई को बांटने के लिए टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत ना पड़े, यानी कि मिठाई हर बच्चे को मिल सके, उनको तोड़ना ना पड़े। बच्चा इस टीचर जो है वो इस अनुपात में चारों बच्चों में मिठाई बांटना चाहता है। तो भैया ये अनुपात पहले तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको सिंपल करके लिखो। अब यहां पे मैंने तरीका सिखाया है कि बटे 3 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है, बटे 6 आ रहा है, बटे 4। 3, 5, 6, 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, इनका एलसीएम 60 होता है। 60 30 से कटता है, 15 से, 12 से, 20 से, ठीक है ना, 10 से, 6 से, 4 से, 5 से, 3 से, 2 से, है ना। तो 60 के ही बच्चे हैं ये सब। तो पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर दो। 60 से गुणा करेंगे, 1/3 की 60 में गुणा 20, 5 की 60 में 1/5 गुणा 60 12, 60/6 10, और सॉरी 60/5 12, 60/6 10, और 60/4 15। यानी कि मिठाइयों को चारों छात्रों के बीच इतना इतना देना है, इस रेशियो में देना है चारों छात्रों के बीच मिठाई, इस रेशियो में। तो कोई भी मिठाई तोड़ के ना देनी पड़े, तो कितनी मिठाई मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम कितनी मिठाई होनी चाहिए, इन सबको जोड़ लीजिए। 20 12 32 10 42, 42 और 15 57, मिनिमम 57 मिठाई होनी चाहिए। 57 कम से कम 57, 57 को ही इस रेशियो में आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। कम से कम 57 होनी चाहिए, इनको जोड़ लो मिनिमम। या तो मिठाई 57 होंगी या 57 का मल्टीपल होंगी, मिनिमम 57। इजी सवाल था ये, आगे चलेंगे। नेक्स्ट करो, सवाल नंबर 23 बनाएं। सवाल 23 है मेरे प्यारे भाई, सवाल काफी सरल है। ये जो है आपका सीजल 2022 प्री के पेपर में क्वेश्चन आया है। जब पढ़ने से देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं, केवल पढ़ के। बोला है राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, एडम बचे पिज्जा का 3/10 खाता है, फिर रेनू बचे पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा? शेष, अभी भी पिज्जा का कितने भाग शेष बचा?
कितने बच्चों को सवाल पढ़ते ही पता लग गया कि सक्सेसिव है, ये सक्सेसिव है, सक्सेसिव सक्सेसिव है। यहां बस पिज्जा खाया जा रहा है। अभी भी पिज्जा का कितने भाग शेष बचा, रिमेनिंग कितना पिज्जा बाकी है। ध्यान सुनियो, जहां भी रिमेनिंग शब्द आता है वो सक्सेसिव होता है। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, पिज्जा है, पिज्जा का आपने 3/8 खा लिया, 3/8। अब एडम बचे पिज्जे का, देखा ना, एडम शेष पिज्जा का, बचे पिज्जा का एडम 3/10 खाता है, 3/10 एडम खाता है बचे पिज्जा का। पर बचे पिज्जा का रेनू 4/7 खाती है, 4/7। फाइनली कितना पिज्जा बचा, यानी कि बीच की कैलकुलेशन को गायब करना है। फाइनली कितना बचा, तो क्या सक्सेसिव नहीं है भाई। राजू ने 3/8 भाग खा लिया, तो बचा कितना, 5/8, 5/8। जहां भी रिमेनिंग शब्द आता है वहां सक्सेसिव लगता है। फिर एडम बचे हुए भाग का 3/10 खाता है। एडम ने 3/10 पिज्जा खा लिया, 1 में से 3/10 खा लिया, तो बचा कितना जी, 7/10, 7/10। फिर रेनू बचे हुए पिज्जा का 4/7 खाती है, रेनू 4/7 खाती है। रेनू ने 1 में से 4/7 खा लिए, तो बचा कितना, 3/7। सक्सेसिव का ही मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा करते जाना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लगातार गुणा करते जाना। परसेंटेज में पढ़ाया है। 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 10 दो बार कट जाएगा, 3/16, 3/16, 3/16 ये बचा। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर इनिशियली 16 पिज्जा था, 16 फांक थी पिज्जा की, तो अब 3 पिज्जा बचा है। तो कितना पिज्जा बचा है मेरे दोस्तों, 3/16 पिज्जा बाकी है, 3/16 पिज्जा बाकी है। ये तरीका है ना, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते जाइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। आगे एक और सवाल, सवाल नंबर 24 एक और ऐसा ही बताएंगे मेरे दोस्तों। सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है एसएससी जीडी 2023 के पेपर का है। 2023 का पेपर, 2023 में 2022 का पेपर हुआ था। वैसे एक साल एसएससी जीडी का पेपर हुआ ही नहीं था। बताओ, एक महिला ने पनीर की कुछ क्वांटिटी खरीदी, एक महिला ने कुछ पनीर खरीदा, उसका आधा खाती है वो सोमवार को। एक महिला ने पनीर खरीदा, सपोज 1 किलो पनीर लेके आई, आधा पनीर वो सोमवार को खा गई भैया, खा गई आधा। फिर बचे हुए का आधा, बचे का आधा खा गई मंगलवार को, मंगलवार को बचे हुए को आधा खा गई। और यह प्रक्रिया गुरुवार तक चली। सोमवार को आधा खाई, मंगल को आधा खाई, फिर बृहस्पतिवार को बचे हुए का आधा, बचा शब्द लगा ना, शेष का आधा मंगलवार को खाया। यही प्रक्रिया दोहरानी है। तो बृहस्पतिवार को बचे का आधा खाएगी, फिर सॉरी बुधवार को बचे का आधा खाएगी, फिर गुरुवार आएगा, गुरुवार को बचे हुए का आधा खाएगी। तो सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन होते हैं। 4 दिन तक उसने कुल कितना पनीर का सेवन किया, तो सक्सेसिव नहीं है। हर दिन बचे हुए का आधा खा रही है, हर दिन पनीर खरीद के लाई, सोमवार को आधा खाई, मंगलवार को बचे हुए का आधा, बुधवार को बचे हुए का आधा, फिर थर्सडे को गुरुवार को बचे हुए का आधा। सक्सेसिव नहीं है। अगर वो आधा पनीर खा रही है, एक में से आधा खा रही है, तो बचा कितना, आधा। कितना बचा, आधा। और ये प्रोसेस उसने 4 बार किया, 4 दिन तक किया ये प्रोसेस। तो हाफ गुणा हाफ गुणा हाफ गुणा हाफ, 1/2 की 4 बार गुणा करेंगे, 1/2 की 4 बार गुणा करेंगे। 4 बार गुणा करने का मतलब है पावर 4। मैंने आपको सिखा दिया है परसेंटेज में कि 2 बार सेम प्रोसेस करेंगे पावर 2 हो जाएगा, 3 बार प्रोसेस करेंगे पावर 3 हो जाएगा, 4 बार प्रोसेस करेंगे पावर 4 हो जाएगा, 5 बार करेंगे पावर 5 हो जाएगा। 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, 4 बार गुणा करेंगे तो 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, 1/16। ये क्या आया, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि इनिशियल वैल्यू, अगर उसने 16 पनीर खरीदा था ना, अगर उसने 16 पनीर खरीदा था, तो ऐसे ऐसे जब उसने सोमवार मंगल बुध बृहस्पति को खाया, तो उसके फाइनली 1 बचा। कितना बचा, 1।
यानी कि उसके पास फाइनली 1/16 ही बचा। 1/16 का मतलब 1/16 का मतलब 6.25% पनीर ही बचा उसके पास। 6.25%, शुरुआत का 6.25% ही बचा। तो उसने बाकी कहां गया, खा लिया। 100% में से अगर 6.25% उसने छोड़ा है तो उसने खा कितना लिया, घटा देंगे। 93.75% उसने कुल मात्रा का सेवन कर लिया। ए ऑप्शन आंसर है। 93.75% ही हैज ईटन, सी हैज ईटन। सक्सिव के बाद हमेशा इनिशियल से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। बढ़िया सवाल था। देखो मिसलिनियस में भी मैं कोशिश करता हूं, मिसलिनियस में भी कि एक जैसे सवाल एक तरफ रहें। मिसलिनियस में भी मेरी एक यही कोशिश है कि एक टाइप के सवाल में एक ही जगह डालूं, आगे चलेंगे। अगला मेरे प्यारे भाई, अगली पे मैं आपको 3 वैरायटी करवाऊंगा। अगले पर मैं आपको 3 वैरायटी कराऊंगा। 25वां, ये बताओ जल्दी से, 25 नंबर। आईसीएआर टेक्नीशियन 2023 का सवाल है, आईसीआर टेक्नीशियन का बनाए। सवाल बहुत सरल है, बहुत बेसिक सवाल है, खूब पेपर में आ रहा है आजकल। ये सवाल ट्रेंडिंग है ये वाला। बोला पवन और राजेश की कमाई का रेशियो 11-13। पवन साहब हैं और राजेश साहब हैं। पवन और राजेश की कमाई का रेशियो 11-13 है। पवन और राजेश की कमाई का जो रेशियो है 11/13 है। पवन और राजेश की कमाई का रेशियो 11-13 है। आगे क्या बोला है, आगे बोला पवन की कमाई 17% बढ़ जाती है और राजेश की कमाई 10% बढ़ जाती है, तो उनकी कमाई का नया अनुपात क्या, न्यू रेशियो क्या है। अभी पवन और राजेश की कमाई थोड़ी है, 11-13 के अनुपात में। पवन की कमाई 17% बढ़ जाती है। बताओ 100%, हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को 17% बढ़ाओगे तो पवन की कमाई कितनी हो जाएगी, खुद का 117%। राजेश की कमाई 10% बढ़ जाती है। हाँ जी, अब वॉइस आ रही है। हाँ, ये सवाल था ना कि पवन और राजेश की कमाई का रेशियो 11/13 है। पवन की कमाई 17% बढ़ जाती है। हर संख्या 100% होती है। 100% को 17% बढ़ाओगे तो कितना होगी, 117%। राजेश की कमाई 10% बढ़ जाती है। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को 10% बढ़ाओगे कितना हो जाएगी, 110%। तो पवन और राजेश की कमाई का रेशियो पूछा, रेशियो लेंगे। 13 117 9 बार चला जाएगा, 11 से 110 10 बार चला जाएगा, यानी कि पवन और राजेश की कमाई का रेशियो आ गया 9/10। आसान सवाल था। ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे, सवाल नंबर 26। मुझे करके बताएं कि सवाल का क्या आंसर है, बनाओ जल्दी से।
इजी टाइप है भाई, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ जी। एक स्कूल में मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री की जो सीटें हैं 6-4-7 के अनुपात में, यदि इन सीटों में 20, 40 और 60% की वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई सीटों का रेशियो क्या है? जैसे मैथ की सीट 6 सीटें हैं, अंग्रेजी की 4 सीटें हैं और केमिस्ट्री की 7 सीटें हैं। मैथ की सीट 20% बढ़ जाती है, 20%। 100% को 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएंगी। और इंग्लिश की बढ़ जाती है 40%, 40% बढ़ाओगे तो 140% हो जाएगी। केमिस्ट्री की 60% बढ़ती है, 7 को 60% बढ़ाओगे तो 160% हो जाएगी, 160%। ये मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री की नई सीटों का अनुपात आ जाएगा, नई सीटों का। ये किससे कट रहा है? तो 20 से कट रहा है। 20 से 6 बार जाएगा, 20 से 7 बार जाएगा, 20 से 8 बार जाएगा। और भी किससे कट रहा है? हां जी, 4 से और कट रहा है। 4 से 6 चिंग 36, 9 बार कट जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 7 बचेगा। 4 से आपका ये 8 2 बार कट जाएगा, 2 सत्ते 14। तो 9:7:14 आंसर है बी ऑप्शन। तो इजी टाइप है, आजकल काफी पॉपुलर हुआ है ये, पता नहीं क्यों पूछ रहा है। सवाल लेंगे स्टूडेंट एक और, 27 नंबर ही बताओ जल्दी से। सवाल सीजीएल 2023 प्री के पेपर का, एसएससी सीजीएल 2023 प्री के, बताओ। सेम टू सेम क्वेश्चन करें। देखो लैंग्वेज अलग अलग होगी, सवाल का भाव एक होगा, ठीक है ना। कल्चर अलग अलग होगा, लेकिन लोग सब दिल से इंडियन होंगे। वैसे ही यहां पर ये सवाल है, बनाएं। फादर, मदर और डॉटर की सैलरी का रेशियो 2-3-5 है। फादर, मदर, डॉटर की सैलरी का रेशियो 2-3-5 है। फादर की सैलरी 15% बढ़ जाती है, मदर की 10% बढ़ जाती है, तीनों कमाने वाले हैं। डॉटर की 20% बढ़ जाती है। इस सवाल से हमें जानकारी मिलती है कि इनका बेटा नहीं कमा रहा, इनका जो बेटा है वो तुम्हारी तरह नाकारा है, वो कमा ही नहीं रहा है। इनकी सैलरी बढ़ जाती है तो उनकी वेतन का अनुपात क्या हो जाएगा, उनकी सैलरी का रेशियो क्या हो जाएगा। वैसे सवाल के ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, आप ऑप्शन से भी ले सकते हैं इस सवाल को। देखो, अगर पापा की सैलरी 15% बढ़ाओगे, किसी भी संख्या हर चीज 100% होती है, 100 को 15% बढ़ाओगे तो 115% आ जाएगा। 115 में 23 छुपा होता है, 23। 23 यहां पे नहीं है, 23 यहां पे नहीं है, 23 यहां पे नहीं है, अकेला ये ऑप्शन है, इसमें 23 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। तो समझदार बालक तो इतना भी कर लेगा। ये होती है टॉपर आदमी की सोच, टॉपर आदमी की। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम ठीक हो जाएगा। सॉल्व करना तो आप जानती हैं, टाइप समाप्त। अगला टाइप नेक्स्ट लेंगे बच्चे। सवाल नंबर 28 बनाएं। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से बनाओ आप। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से बनाओ। कौन करेगा? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। ए, बी और सी तीनों 10,500 रुपए को आपस में 5-7-9 के रेशियो में बांटते हैं। गजब तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका ना आपने देखा होगा, ना सोचा होगा, ना सुना होगा। ए, बी, सी 10,500 रुपए बांटते हैं आपस में 5-7-9 के रेशियो में। 3 लोग हैं ए, बी, सी, 10,500 रुपए 5-7-9 के रेशियो में बांटे जाते हैं। बोला है अगर प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते, यदि हर एक को 500 रुपए ज्यादा मिलते तो ए, बी, सी की राशियों का अनुपात क्या होगा। यदि हर एक को, ए को, बी को और सी तीनों को 500-500 रुपए ज्यादा दिए जाएं, 500-500 रुपए, तो ए, बी, सी के शेयर का रेशियो क्या हो जाएगा। बताओ, ए, बी, सी को 10,500 बांटे गए हैं 5-7-9 के रेशियो में, कितना है? 5-7-12-9 21, 21 यूनिट की वैल्यू ही 10,500 है। 21 की वैल्यू ही 10,500 रुपए के बराबर है।
तो 1 यूनिट का मतलब कितना, 21 पंजे 105, यानी कि 1 यूनिट का मतलब ही 500 रुपए के बराबर है, 500 रुपीज के बराबर है 1 यूनिट का मतलब। सवाल बोला है यदि हर एक को 500 रुपए अधिक मिलते, हर एक को 500 रुपए अधिक मिलते तो रेशियो क्या होगा। बच्चे क्या करेंगे, पहले एबीसी का शेयर निकालेंगे, फिर उसमें 500 रुपए जोड़ेंगे, तब वो रेशियो बताएंगे। जरूरत क्या है, 500 रुपए ही 1 यूनिट के बराबर आ गया। 500 रुपए किसके बराबर है, 500 रुपए का मतलब ही 1 यूनिट है। अगर हर एक को 500 रुपए अधिक मिलेंगे, 500 रुपए का मतलब ही 1 यूनिट है, तो हर एक को 1-1 यूनिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हर एक को 1-1 यूनिट एक्स्ट्रा कर दीजिए। 500 रुपए का मतलब ही क्या है, 500 रुपए का मतलब ही 1 यूनिट है, 1-1 यूनिट एक्स्ट्रा कर दो, क्या हो जाएगा रेशियो 6 8 10। 6 8 10 रेशियो कितना आएगा 3 4 5। तो एबीसी के शेयर का रेशियो क्या हो जाएगा 3 4 5। ये आंसर है 6 8 10 3 4 5 बी ऑप्शन। यानी कि मुझे पैसे में बांटना नहीं पड़ा, 1-1 यूनिट जोड़ लो। वेरी गुड संजय कुमार जी, बहुत सही संजय। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 29 बनाएं। सवाल नंबर है 29, करिए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। 29वां सवाल बनाइए, बढ़िया सवाल है। राजू और ललिता, राजू ललिता के पास ओरिजिनली 4:9 के अनुपात में कंचे थे। राजू और ललिता के पास ओरिजिनली 4:9 के अनुपात में मार्बल कंचा थे। राजू और ललिता के पास 4:9 के अनुपात में कंचे थे। फिर ललिता ने अपने कुछ कंचे राजू को दे दिए। ललिता ने कुछ मार्बल कुछ कंचा खेले होंगे ना बचपन में, अभी मैंने तो ना खेले। ललिता ने कुछ कंचे जो है राजू को दे दिए। अब राजू ललिता के पास कंचों की संख्या का रेशो 5:6 हो गया। तो बोला ललिता ने राजू को अपने कंचों की मूल संख्या का कितना हिस्सा दिया। ललिता ने राजू को अपने कंचों की मूल संख्या का कितना हिस्सा दिया है। देखो, राजू और ललिता के पास कंचे पहले 4:9 के अनुपात में थे। ललिता ने कुछ कंचे निकालकर राजू को दे दिए। अब कंचों की संख्या का रेशियो जो राजू और ललिता के पास 5-6 हो गया, 5-6 हो गया। तो पूछा है ललिता ने राजू को कंचों का कितना अंश दिया। एक बार बताओ, दो लोग हैं कंचा खेलने बैठे बैठे, अब ललिता ने कुछ कंचे राजू को दे दिए, तो एक आदमी ने दूसरे को कंचे दे दिए, लेकिन उनके पास टोटल कंचे तो बराबर होने चाहिए। दोनों के पास टोटल तो कंचे सेम होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हमने कोई कंचा फेंक दिया है खो गया है। भाई एक आदमी ने, ललिता ने कंचे राजू को दे दिए कुछ, लेकिन दोनों के पास जो टोटल कंचों की संख्या टोटल सेम होना चाहिए ना। भाई पहले राजू ललिता के पास 4-9 13 थे, और अब कितने राजू ललिता के पास टोटल 5-6 11। तो 13 और 11 को सेम करना पड़ेगा ना, टोटल सेम बनना चाहिए। तो ऊपर 11 से गुणा कर देंगे, नीचे 13 से गुणा कर देंगे। ऊपर 11 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44, 11 99, नीचे 13 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 चिंग 78। अगर आपको इस सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, सम को सेम करना है तो सम से रिवर्स मल्टीप्लाई। बोला ललिता ने राजू को कितना अंश दिया। ललिता के पास 99 कंचे थे, ललिता के पास कंचे थे 99, 99 से ललिता के पास 78 रह गए। 99 में से तो 78 रह गए ललिता के पास, तो राजू को कितने दे दिए 21। 21 कंचे कम हो गए, यानी कि ये 21 कंचे किसको मिल गए राजू को। देखो राजू को 21 बढ़ गए, 44 में 21 जोड़ेंगे 65। तो ललिता ने 99 कंचे थे, 99 में से 21 दिए राजू को, 99 में से 21 घटाएंगे 78 आएगा। कितना होता है जी ये, 3 से काटेंगे 7/33। तो ललिता ने 7/33 कंचे जो हैं वो राजू को दिए हैं खुद के। ललिता ने खुद के 7/33 कंचे राजू को दे दिए हैं। बी ऑप्शन ठीक है। सरल सवाल है, परेशानी है नहीं क्वेश्चन में। आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर 30 जवाब देंगे। कौन इस सवाल को करेगा बताओ।
जी, सवाल यह है कि 400 कर्मचारियों की एक फैक्ट्री में मेल फीमेल का रेशियो 5:3। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 400 कर्मचारी हैं। 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। यानी कि एक फैक्ट्री में 400 कर्मचारी काम करते हैं, उसमें मेल फीमेल का रेशियो कितना है? मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 5:3 है। आगे बोला है, फैक्ट्री में 87.5% रेगुलर वर्कर है, यानी कि परमानेंट है। फैक्ट्री में 87.5% रेगुलर वर्कर हैं। 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं। 92% मेल रेगुलर इंप्लॉई हैं। 92% मेल रेगुलर इंप्लॉई हैं। तो आपसे पूछा है फीमेल रेगुलर इंप्लॉई का परसेंटेज कितना है। यानी कि ये सवाल तो मुझे पढ़ते ही पता चल गया, ये सवाल तो डेविएशन का है। ये तो पढ़ते ही पता चल गया कि यहां मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है 5:3। देखने से लग रहा है कि रेशियो है, लेकिन है परसेंट, डेविएशन का कंसेप्ट। फैक्ट्री में मेल फीमेल का रेशियो 5:3 है। बोला है 92% मेल परमानेंट हैं, 92% मेल रेगुलर कर्मचारी हैं, मेल का 92% रेगुलर हैं। जबकि पूरी फैक्ट्री में कितने रेगुलर हैं? पूरी फैक्ट्री में 87.5% लोग रेगुलर काम करते हैं। 87.5% लोग पूरी फैक्ट्री में नियमित कर्मचारी हैं। 87.5% रेगुलर इंप्लॉई हैं फैक्ट्री में। तो पूछा है बताओ कितनी फीमेल इंप्लॉय रेगुलर हैं? रेगुलर फीमेल इंप्लॉय कितने? रेगुलर का मतलब पक्के हैं, इनकी नौकरी पक्की है, सरकारी नौकरी है इनकी एक तरीके से। तो पढ़ती पता नहीं लग गया कि ये डेविएशन का सवाल है जिसमें आपको ओवरऑल दिया है और आपसे रिवर्स वैल्यू पूछी है। तो बेटे सर यूपीएसआई भी है, सीजीएल भी है, पढ़ूं किसका? सीजीएल एसआई सर समझ नहीं आ रहा। विवेक जी अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप दोनों में से कुछ भी नहीं करने वाले। एक ही नाव पे पैर रखिए। सीजीएल एकदम अलग है, एसआई एकदम अलग है। यूपीएसआई का पेपर जिंदगी ये जो एक ही बार आएगा, फिर आगे शायद ना भी आए 4-5 सालों तक। सीजीएल का पेपर हर साल आएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि यूपीएसआई में अंग्रेजी नहीं आती है, सीजीएल में अंग्रेजी बहुत ज्यादा आती है। बिना अंग्रेजी के तो एसएससी होता नहीं। तो पहले मन बना लो कि करना क्या है, उसी के बाद करना, ठीक है, पक्का करके। तो ये आपसे क्या है? रिवर्स डेविएशन। डेविएशन मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या मैंने आपको डेविएशन नहीं पढ़ा दिया? पढ़ा दिया है। क्या सिखाया मैंने ये सिखाया है कि अगर ओवरऑल 87.5% रेगुलर हैं, ओवरऑल 87.5% रेगुलर इंप्लॉय हैं, तो मेल भी 87.5% होना चाहिए, फीमेल भी 87.5% होना चाहिए। अगर ओवरऑल 87.5% रेगुलर हैं तो मेल भी 87.5% होना चाहिए और फीमेल भी 87.5% होना चाहिए। बट मेल है 92%, 87.5 से 92 कितना ज्यादा है? 4.5% ज्यादा है। 87.5% से 92 कितना ज्यादा है? 2.5 और 2 4.5% ज्यादा है। तो यहां मेल जो है 5 का 4.5% एक्स्ट्रा है। मेल 5 का 4.5% एक्स्ट्रा है। बैलेंस करने के लिए यहां कम कर देंगे, बैलेंस करने के लिए यहां कम कर देंगे। कितनी फीमेल पर? 3 फीमेल पर बटे 3। ठीक है बेटा, 3 से 4.5 कट जाएगा 1.5 बार, 15 पंजे 75। 87.5 में से 7.5 घटाएंगे, 15 पंजे 75, 7.5 घटाएंगे 80%, यानी कि 80% फीमेल रेगुलर हैं। ए ऑप्शन आंसर है ए। हाँ देखो भाई, मेरी बात सुनो। आप चाहें एसआई का पेपर दें, यूपी दरोगा का पेपर दें, चाहे आप आरपीएफ एसआई का पेपर दें, चाहे आप ग्रुप डी दें, है ना, चाहे आप एनटीपीसी का पेपर दें, चाहे आप एएलपी लोको पायलट का पेपर दें, चाहे आप टीचिंग का कोई पेपर दें, कोई भी दें, मैथ तो इसी अकेली बैच से हो जाएगा।
मैथ तो इसी से हो जाएगा दोस्त। चाहे आप एसएससी का कोई पेपर दें, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। हर एक एग्जाम का मैथ इसी से तैयार हो जाएगा, ग्रुप डी से लेकर सीडीएस लेवल तक हर एक एग्जाम का मैथ, इससे बाहर पेपर नहीं जाना। हाँ, उसमें बस आपको ये देखना होगा कि जैसे रेलवे का पेपर होता है या एसआई का पेपर होता है, उसमें केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, तो आप अर्थमेटिक ही पढ़ें। आपको ध्यान देना होगा अदर सब्जेक्ट में। हो सकता है किसी में इंग्लिश इजी आती है, जीएस बहुत टफ आती है। जैसे रेलवे के पेपर है उसमें जीएस बहुत अजीब सी आती है, तो जीएस में और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, मैथ का तो यही एक बैच जुगाड़ है। आप अलग सब्जेक्ट की, दूसरे सब्जेक्ट की चिंता करिए। मैथ का तो चाहे आप कोई भी पेपर दें, इसी एक बैच से सब कुछ हो जाएगा। सब में 100% स्कोर करोगे, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। चिंता तो आपको बाकी सब्जेक्ट की करनी चाहिए, क्योंकि उनमें लेवल जो है, सिलेबस भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। रेलवे में एडवांस आती है, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में आती है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा आता है। जैसे रेलवे की रीजनिंग एसएससी से बढ़िया आती है, एसएससी से बढ़िया आती है। ठीक है जी, तो उसमें आपको रीजनिंग के लिए एसएससी से ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ज्यादा एफर्ट डालना क्या पड़ेगा, एसएससी की आप पढ़ लीजिए और आपको प्रीवियस के सवाल लगा लीजिए, रीजनिंग के प्रीवियस के सवाल लगा लिए रेलवे के। तो ये स्ट्रेटजी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। आप जिस भी एग्जाम का आपका फोकस है, आप उसका गूगल पे सर्च करो, आप उसका प्रीवियस का जो है पेपर डाउनलोड करके निकालो, फिर आप उसका प्रीवियस का पेपर चेक करो, फिर देखो कि यार इसमें ऐसे सवाल आ रहे हैं और मेरा दिमाग इस हिसाब से काम कर रहा है। आप ये सब रिसर्च खुद क्यों नहीं कर पाते हो? क्यों आपको ऐसे छोटे छोटे काम के लिए टीचर के पास जाना पड़ता है, यूट्यूब पे देखना पड़ता है? ये तो आपका खुद का काम है। हर चीज आपने दूसरों के सहारे छोड़ दी है, ऐसा थोड़ा ना चलेगा। सवाल नंबर 31 आपके सामने बताएंगे जल्दी से, 31 नंबर, और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, सिलेक्शन पोस्ट 2023 का, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 का बनाएं जल्दी से। एक गांव में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो 5:3 है, 5:3। एक गांव में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। बोला है 40% लड़के, एक गांव में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। 40% लड़के और 60% लड़कियां एक एग्जाम में प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट है। 40% लड़के और 60% लड़कियां एक एग्जाम में प्रेजेंट हैं। तो पूछा क्या है, सवाल में पूछा है तो एग्जाम में बैठने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या, एग्जाम में प्रेजेंट बॉयज गर्ल्स की संख्या और उसी एग्जाम में ना शामिल होने वालों की संख्या का अनुपात क्या है। यानी कि एग्जाम में अपियर होने वाले बॉयज गर्ल्स और एग्जाम में ना अपियर होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या है। तो भाई इस सवाल में डाटा बहुत आसान है, इस सवाल में डाटा बहुत आसान है। आप वेटेड एवरेज से कर सकते हैं। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:3 है, 40% बॉयज और 60% गर्ल्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, मुझे 40% और 60% निकालना है, आसानी से निकल जाएगा अगर मैं एक एक जीरो बढ़ा दूं। अगर मैं एक एक जीरो बढ़ा दूं, यानी कि टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 50 और 30 80, 50 बॉयज 30 गर्ल्स, टोटल हो गए 80। अच्छा, प्रेजेंट कितने हैं बताओ। 50 बॉयज का 40%, 50 का 40% होता है 20, 30 का 60%, 30 गर्ल्स का 60%, 30 लड़कियों में से 60% परीक्षा देने आई है, परीक्षा में बैठी हैं। 30 का 60% होता है 18, तो 20 जमा 18 हो गया जी 38। तो मैं ये कह सकता हूं कि 38 स्टूडेंट ऐसे हैं टोटल जो एग्जाम में बैठे हैं। यानी कि बाकी ऐसे कितने जो एग्जाम में बैठे नहीं है, टोटल 80 हैं। 80 में से 38 एग्जाम में बैठे हैं, घटा दीजिए
तो बाकी बचा 42। 42 ऐसे हैं जो एग्जाम में बैठे ही नहीं है। तो रेशियो इनका पूछा है एग्जाम में बैठने वाले ना बैठने वालों की संख्या का रेशियो 38:42 क्या आएगा, 2 से चला जाएगा, 19:21। और इस सवाल का आंसर था, इस सवाल का डाटा आसान था, बस हमने यहां पे एक एक जीरो बढ़ा ली, उससे क्या हो गया, कैलकुलेशन कम हो गई। एक जीरो बढ़ाने का फायदा यह है कि परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को मेरे दोस्तों करते हैं खत्म, और इसके आगे जो है हम करेंगे यहां से कल। आज इतना ही छोड़ते हैं स्टूडेंट्स, बाय। ठीक है जी, कैसी लगी क्लास आपको ये बताओ, आज की जो क्लास हमने करी कैसी लगी। अक्षय कुमार गुप्ता कह रहे हैं गगन सर इज बॉस ऑफ इंग्लिश। अरे क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आरपीएफ एसआई में सर सिलेक्शन लेना है, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा सुमित गौड़। आरपीएफ एसआई आपका टारगेट है तो आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो जीके जीएस बहुत अच्छा कर लो। जीके कि रेलवे में जीके बहुत ज्यादा आता है, रेलवे में मैथ रीजनिंग और जीके जीएस का वेटेज लगभग बराबर है, जीके बहुत अच्छा आता है। मजा आया। परसेंटेज और रेशियो देखो मैं थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाता हूं कि परसेंटेज रेशियो पूरे मैथ की जान है। हाँ अगर किसी कोई बच्चा रीजनिंग में भी कमजोर है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि रीजनिंग के लॉजिक भी नहीं पकड़ पाते हैं जनरली, और जो है वो फिर भी रीजनिंग को खुद से घसीट रहे हैं। तो वो जैसे आप मैथ की हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हो, ऐसी वो रीजनिंग की जैसे हमारे पीयूष सर हैं या अरुण सर हैं, उनके उनके जो है बैच में जाके तैयारी करो, कम टाइम में आपको करवा देंगे, सारी चीज करवा देंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और रेलवे में तो थोड़ी बहुत हिंदी भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। रेलवे का मैंने आपको बता ही दिया होगा आपको हमारी इस बुक के बारे में कि रेलवे के सभी एग्जाम की मैथमेटिक्स की ये बुक हमने आपको एक बना दी है, आरबीडी पब्लिकेशन की रेलवे मैथमेटिक्स 4000 प्लस। हर एग्जाम की एक ही सिंगल बुक है, बुक हिंदी में है। भाई रेलवे में तो अंग्रेजी का कोई मतलब ही नहीं। अब कल ही कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर रेलवे की बुक अंग्रेजी में चाहिए। अरे भाई अगर आपको अंग्रेजी में, अगर आप इतने अच्छे हो अंग्रेजी में कि आप सवाल अंग्रेजी में पढ़ते हो और आप हिंदी में सवाल नहीं समझ सकते, तो आप रेलवे की तैयारी क्यों कर रहे हो। अगर आपका रेलवे में नौकरी लग भी गई तो वहां पे जाके आप और परेशान हो जाओगे, छोड़ के भागी आओगे। रेलवे में न जाने कितने कर्मचारी हैं जो जॉब ज्वाइन करके छोड़ दे रहे हैं। रेलवे का मतलब टोटल हिंदी भाषी, अंग्रेजी जीरो कट्टम, जीरो बिल्कुल गधा अंग्रेजी में, ठीक है समझ में, अंग्रेजी में अंगूठा छाप, तो वो है। तो ये बुक प्रॉपर हिंदी में ही, और हिंदी भाषी बच्चों के लिए रेलवे के पेपर हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आप कह रहे हो ना कि अलजेब्रा वगैरह या ट्रिग्नोमेट्री नहीं, देखो ये सब त्रिकोणमिति का सवाल है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का त्रिकोणमिति का, और हाई लेवल क्वेश्चन है बेटा, अच्छे अच्छे सवाल है त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति का अगर मैं बात करूं तो 175 सवाल त्रिकोणमिति के हैं जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में आ रखे हैं। देखो आरआरबी एनटीपीसी के सवाल हैं सारे 2021 का, 2021 के सारे क्वेश्चन त्रिकोणमिति के हैं, दिखाई दे रहा है आपको। तो एडवांस मैथ ग्रुप डी और एनटीपीसी में आना है रेलवे में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी आना है इसमें, रेलवे में प्रोबेबिलिटी भी आना है, रेलवे में स्टैटिक्स सांख्यिकी भी आना है, एसएससी का सारा सिलेबस आना है, ठीक है ना। ये देखो मेंसुरेशन देखिए, मेंसुरेशन एनटीपीसी ग्रुप डी में, हालांकि मेंसुरेशन केवल फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन फिर भी सारा है, सारा आपको पढ़ना है, प्रिज्म पिरामिड क्यूब क्यूबॉइड सब कुछ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है। पास में दिखा, ये देखो पास में आप देखिए,
सवाल दिख रहा है आपको? त्रिकोणमिति का x बराबर a sec की पावर n थीटा, y बराबर b tan की पावर n थीटा है, तो ये क्या होगा? आरआरबी ग्रुप डी 2021 का। ठीक है, आपको ज्योमेट्री भी पढ़ना है, ज्योमेट्री भी आपको पढ़ना, आपको एलजेब्रा भी पढ़ना। देखो x प्लस 1/x सब कुछ आ रखा है। आरआरबी एनटीपीसी देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पूरे सॉल्यूशन है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो एसएससी का हाई लेवल का फॉर्मूला है, उस पर सवाल आ रखे हैं। ठीक है, तो रेलवे वाले कम ना समझे बेटा, आपका सिलेबस एसएससी के बराबर ही है, और कुछ सवाल तो बहुत भयानक हैं एसएससी से भी। क्वाड्रिक इक्वेशंस के बहुत ज्यादा सवाल हैं आपके पेपर में रेलवे में। ठीक है, ये बुक मिल जाएगी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, एक बार आप इसको मंगा के देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपका जो है पेपर कैसा है, कैसा आने वाला है। ठीक है जी, 436 पेज की किताब है ये। ओके, चले दोस्त, आज इतना ही, बाकी इसमें कल करेंगे।